मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी बारिश हो गई तो पहाड़ खिसकने से टनल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, टूटकर सड़क पर फैल गया। पुणे से मुंबई जाने वाले एक्सप्रेसवे को प्रशासन ने बंद करवा दिया। सैकड़ों गाड़ियां लेकिन बीच में फंस गईं। बाद में दूसरे रास्ते से उन्हें निकाला गया। जहां पहाड़ खिसकने की घटना हुई वहां राहत और बचाव टीमों ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई गईं, मजदूर लगाए गए, लेकिन तेज बारिश होती रही तो बचाव टीम की मुश्किल बढ़ गई। मलबा हटाने में भारी परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि जिस जगह पहाड़ खिसका वहां बारिश लगातार होती रही। बारिश में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर खिसककर टनल के ऊपर गिर गए। मजबूत टनल उनका भार नहीं सह सका, बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। इस तरह गिरा कि पूरा रास्ता ही बंद हो गया। चारों तरफ पत्थर के टुकड़े फैल गए, मलबा फैल गया। देखिए किस तरीके से ऊपर का जो हिस्सा है वो चारों तरफ से टूटकर नीचे गिरा हुआ है और बारिश तेज होने की वजह से बड़ा चैलेंज हो रहा है सबके लिए कि इस जगह को यहाँ से ठीक से हटाया जाए। मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। बारिश का पानी सीधा टनल के ऊपर से गिरने लग गया, बीच एक्सप्रेसवे पर गिरने लग गया, जैसे एक्सप्रेसवे पर कोई झरना बह रहा हो। टनल के किनारे भी पानी झरने की तरह बहने लग गया। पहाड़ खिसकने के बाद जो पत्थर नीचे गिरे उनमें कई तो इतने बड़े थे कि उन्हें मशीन से भी हटा पाना संभव नहीं था। पत्थरों को पहले तोड़ा गया, छोटे छोटे उनके टुकड़े किए गए, तब जाकर मशीनों से हटाया जा सका। लेकिन तब तक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। पहाड़ खिसकने की घटना खंडाला में हुई। खतरनाक पहाड़ी रास्तों के बीच वहां दो टनल हैं, एक के बाद एक। पुणे से मुंबई जाने वाले इस रास्ते पर जो पहली सुरंग है वहीं यह घटना हुई और वहां मलबा फैलने से पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि ज्यादातर जगहों पर कई फीट तक पानी भर गया। एक्सप्रेसवे पर चल रही गाड़ियों की पहिए डूब गए। एक इलाके में तो इतना पानी भर गया कि गाड़ियां दूर ही रुक गईं। बड़े बड़े ट्रक भी वहां से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। एक्सप्रेसवे किसी तालाब की तरह दिखने लगा। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भारी बारिश के बीच गाड़ियां घंटों मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर फंसी रही, ना आगे जा सकती थी ना लौट सकती थी। इसी तरह के हालात महाराष्ट्र के लोनावला में भी नजर आए। वहां भी भारी बारिश हुई, कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें डूब गईं, जो जहां था वो वहीं फंस गया। एक मकान में एक ही परिवार के 5 लोग फंस गए। कुछ लोगों को खबर लगी तो राहत और बचाव टीम को उन्होंने दी, तब जाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। लेकिन जब तक राहत और बचाव का काम पूरा नहीं हो गया, सभी की सांसें अटकी रहीं क्योंकि जो लोग बाढ़ में फंसे थे उनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। उनके घर के आसपास पानी इतना ज्यादा था कि उन्हें बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। सड़क डूब चुकी थी, पूरा इलाका तालाब बन गया था, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। राहत बचाव की टीम ने सबसे पहले एक रस्सी को एक दीवार के सहारे उस छोर पर बांधा जिस तरफ से बाढ़ में फंसे लोगों को निकालना था। इसके बाद गाड़ियों में लगने वाले टायर की ट्यूब को रस्सी से बांधा गया। राहत बचाव टीम के लोग पानी में उतरे, उस जगह पहुंचे जहां वो बुजुर्ग फंसे हुए थे। एक एक करके सभी लोगों को फिर सुरक्षित निकाला गया। बुजुर्गों ने बताया सुबह पानी का स्तर कम था, लेकिन बारिश लगातार होती रही तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि वो घर में ही फंस गए, निकल ही नहीं सके। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाढ़ के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गईं। भारी बारिश हुई और यह डरा देने वाला मंजर दिखा। बाघ नाम की नदी बहती है वहां। इतनी बारिश हुई कि नदी में बाढ़ आ गई। अचानक पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। नदी के किनारे गाड़ियां खड़ी थी, कुछ उनको अपने साथ बहाकर बहाव ले गया। सभी गाड़ियां एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की बताई गई। बाघ नदी पर पुल का निर्माण चल रहा था, उसी में वो गाड़ियां लगी हुई थी। बड़ी बड़ी मशीनें भी थी वहां, वो भी डूब गई। हालांकि नदी में बाढ़ आते ही वहां काम कर रहे लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए, इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जो कंपनी पुल बनाने में जुटी थी उसकी कई गाड़ियां बाढ़ की चपेट में आ गई। तेज बहाव उन्हें किनारे से खींचकर नदी के बीच में ले आया। एक एक करके कई गाड़ियां बाढ़ में बह गईं। काफी देर तक सिर्फ उनकी छतें दिख रही थी। एक गाड़ी के तो दोनों दरवाजे खुले दिखे पानी में ही। ऐसा लगा जैसे आनंद फानंद में उनमें सवार लोग कूदकर भागे हों, इसलिए दरवाजे खुले ही रह गए। किनारे खड़ी कुछ और गाड़ियां भी डूबी दिखाई दी। बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला वहां। कुछ जगहों पर नदी के पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पुल को छूने लग गया। पुल के ऊपर से गुजर रहे लोग यह देखकर डर गए। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया कि वो बाढ़ के नजदीक न जाएं। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फट गया।
तो भयंकर तबाही मच गई। चिनाब नदी पर कुआर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, उसी जगह पर अचानक पहाड़ खिसक गया। इतना मलबा गिरा कि सैकड़ों गाड़ियां दब गईं। वो दफ्तर था वहां पर, उसका बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया, आने जाने का रास्ता बंद हो गया। गनीमत यह रही कि काम जो कर रहे थे कर्मचारी, वो पहले ही सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था उनको, लेकिन चारों तरफ मलबा फैला तो पावर प्रोजेक्ट का काम रोकना पड़ा। कई घंटों तक वहां बारिश हुई, बादल फट गया, हालात पूरी तरह बिगड़ गए। जहां पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था उसके नजदीक ही पहाड़ खिसक गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिर गईं, चारों तरफ इतना मलबा फैला कि वहां खड़े बड़े बड़े ट्रक उसमें दब गए। ट्रकों की सिर्फ छतें दिख रही थी, नीचे का हिस्सा कीचड़ से, पत्थरों से छिप गया। ऐसा लगने लगा कि सब कुछ जम गया हो। पावर प्रोजेक्ट के काम में जुटी बड़ी बड़ी मशीनें भी इसकी चपेट में आ गईं। निर्माण का काम पूरी तरह ठप हो गया। सभी कर्मचारियों को आनन फानन में वहां से निकाला गया। प्रशासन की टीम ने उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा। प्रशासन के मुताबिक पावर प्रोजेक्ट का काम दोबारा शुरू होने में अब वक्त लगेगा, और वहां पहाड़ों से लगातार पानी भी गिरता रहा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई गाड़ियां बहकर दूर चली गईं। एक इलाके में कुछ गाड़ियां बहकर खाई के नजदीक पहुंच गईं, कई तो पूरी तरह पानी में डूब गईं। सड़कों पर हर तरफ मलबा फैला नजर आया। इसकी वजह से जम्मू से किश्तवाड़ जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। जहां जहां सड़क पर मलबा फैला, वहां राहत और बचाव की टीमों ने उसे हटाने का काम शुरू कर दिया। पहाड़ खिसकने की घटना हुई किश्तवाड़ के अलावा डोडा में भी। डोडा की एक सड़क पर बारिश के पानी के साथ पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर गिर गए। इतनी संख्या में गिरे कि पूरी सड़क पत्थरों से भर गई, कीचड़ से भर गई। उसी कीचड़ में कई गाड़ियां फंस गई। आसपास के लोगों ने मदद की, उन गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला। इसके बाद खुदाई करने वाली मशीनों की मदद ली गई, मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। इलाके में पहाड़ खिसकने के बाद गिरे पत्थरों के नीचे एक नहीं कई गाड़ियां दब गई, बर्बाद हो गई। कई मोटरसाइकिलों का भी यही हाल हुआ। उधर उड़ीसा के बौद्ध जिले में चीख पुकार मच गई। वहां उफनती नदी के बीच दो महिलाएं फंस गईं। नदी को पार करके जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी वो। जब वो जा रही थी तब नदी में पानी कम था। जब वो लौटी तो नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बेहिसाब बारिश हो गई, नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई। तो नदी को पार करने की कोशिश में वो दोनों महिलाएं बीच में ही फंस गईं। तूफानी लहरें थीं, उनके बीच में फंस गईं। पेड़ों को उन्होंने पकड़ लिया ताकि पानी में बहने से बच सके, अपनी जान बचा सके। फिर राहत बचाव की एक टीम पहुंची, उसने रस्सी फेंकी, दोनों महिलाओं को बचाने का काम शुरू किया गया। कर्मचारी अपनी जान पर खेल गए क्योंकि नदी का पानी बिजली की रफ्तार से चल रहा था। उतरना उसमें खतरे से खाली नहीं था। फिर भी एक कर्मचारी रस्सी को पकड़कर उन महिलाओं तक पहुंच गए और उन्हें सुरक्षित किनारे तक ले आए। रोंगटे खड़े कर देने वाला था ये। बौद्ध जिले में हुआ, लक्ष्मीदार गांव में, उड़ीसा में। नदी में बचाव अभियान चलाया जा रहा था तो भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बताया वो दोनों महिलाएं करीब 4 घंटे से नदी में फंसी थी। हालांकि गनीमत ये रही उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इधर मुंबई में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, कई लोगों की मौत हो गई। मुंबई के मानकुर्द इलाके में भारी बारिश की वजह से एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबने की सूचना मिलने के बाद राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन चलाया गया। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के सातारा में नदी के तेज बहाव की वजह से एक पुल टूट गया और वहां कई पर्यटक फंस गए। फौरन राहत और बचाव की टीम ने वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पर्यटकों की गाड़ियों को भी क्रेन की मदद से सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में बन रही एक इमारत के पास सड़क के किनारे बने स्लैब का बड़ा हिस्सा ढह गया और वहां खड़ी एक कार सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में गिरते ही वो कार पलट गई और लोहे की छड़ों के बीच फंस गई। इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक ट्रक ड्राइवर ने एक दारोगा को बीच सड़क पर थप्पड़ मार दिया, भद्दी भद्दी गालियां दी, धक्का दिया, वर्दी फाड़ दी उनकी। मारपीट और बवाल हो गया नेशनल हाईवे 34 पर हमीरपुर के घाटमपुर इलाके में। ट्रक क्यों हुआ? क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने दावा किया कि दरोगा गिरीश मिश्रा ने उनके ट्रक में लिफ्ट ली। पहले रास्ते में खड़े थे, उन्होंने दरोगा को बैठा लिया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो ट्रक से उतर गए दारोगा और एक दूसरी गाड़ी में बैठ गए।
तो फिर ट्रक ड्राइवर ने देखा कि दारोगा ने लिफ्ट लेने के बहाने उनके ट्रक में 20,000 रुपए रखे थे, वो उठा लिए। ये ट्रक ड्राइवर का आरोप है। और ये 20,000 रुपए उठाए और उतर गए। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी का पीछा किया जिसमें दारोगा बैठे थे। 13 किलोमीटर पीछा किया। यमुना पुल के पास उनको वो गाड़ी मिल गई और गाड़ी उन्होंने रुकवा दी। नीचे उतरे और गाड़ी में बैठे दारोगा को पकड़ लिया और उनसे अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। दारोगा वर्दी में थे, ट्रक ड्राइवर उन्हें पकड़े हुए थे। लगातार उनसे अपने 20,000 रुपए मांगते रहे। सड़क पर तमाशा हो गया, कुछ लोग जुट गए। ट्रक ड्राइवर दारोगा गिरीश मिश्रा को लगातार गालियां दे रहे थे। ये चोर है, 20,000 में मेरा चोर है। छोड़ो भाई, तू पहले पैसा दे। ये चोर है, 20,000 में मेरा चोर है। छोड़ो भाई, तू पहले पैसा दे। तो दारोगा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन ट्रक ड्राइवर बिना अपने पैसे लिए किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। कभी दारोगा की वर्दी पकड़कर खींचते, कभी उनकी जेब टटोल रहे थे। हंगामा हो गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 20,000 रुपए चुराने का आरोप लगा रहे थे ट्रक ड्राइवर और गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। मारो नहीं मारना नहीं कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन ट्रक ड्राइवर इतने गुस्से में थे, आग बबूला। पुलिस को बंदा तो पुलिस की वर्दी चोरी करता है। तुम्हारे पैसे वर्दी में सब पैसा चुरा के ये देखो सर, 20,000 में मेरा पैसा चुरा है। तो बवाल उतरा। ट्रक ड्राइवर दारोगा को लगातार गालियां देते रहे, खींचतान होती रही, धक्का मुक्की हो गई, दारोगा की वर्दी तक फट गई और फिर 500 रुपए के नोट सड़क पर गिर गए। दारोगा लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वहां से निकल जाना चाहते थे, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने उन्हें छोड़ा ही नहीं। चोर है, वीडियो बनाओ। ये देखो पैसा रखा है। मुझको दिखाइए ये देखो महाराष्ट्र में ये देखो पूरा रोकल मेरा। ये देखो मेरा पैसा चोरी किया। पकड़ो इसको, पकड़े रहो। 40 मिनट तक सड़क पर यह हंगामा हुआ। बाद में खबर मिली तो पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। ट्रक ड्राइवर और दारोगा गिरीश मिश्रा को कोतवाली ले गई। पुलिस अधिकारियों ने एक्शन लिया। आरोपी जो दारोगा थे गिरीश मिश्रा, उनको फिर सस्पेंड कर दिया गया। संबंधित उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच प्रचलित है। जांच तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि तलाशी के दौरान बता रहे हैं आरोपी दारोगा के पास से 20,000 रुपए मिल गए। पुलिस ने दावा किया बरामद हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ही एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया। वहां सदर कोतवाली थाना है। थाने की पुलिस शिवराज नाम के एक आरोपी को पकड़ने गई थी वहां के एक मोहल्ले में, लेकिन गलती से पुलिस वाले किसी और शिवराज को ले आए। युवक ने आरोप लगाया कि थाने में उनकी बुरी तरह पिटाई की गई, इतना मारा कि वो अधमरे हो गए। मारपीट से युवक की हालत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए कानपुर भेजा गया, लेकिन पुलिस वालों ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। मारपीट की बात से तो इनकार ही कर दिया उन्होंने, लेकिन यह माना कि उन्होंने गलती से किसी दूसरे शिवराज को उठा लिया था। पुलिस का कहना है गलती इसलिए हुई क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे थे। नाम एक होने से ऐसा हुआ। 2 दिन पहले यह हुआ। हमीरपुर के मीरापुर इलाके में पुलिस की एक टीम शाम करीब 7 बजे शिवराज को गिरफ्तार करने पहुंची थी। 2018 में उन पर एक केस दर्ज हुआ था। उस मामले में पुलिस उन्हें पकड़ने आई थी। अब पुलिस वाले गलती से शिवराज सिंह नाम के एक दूसरे युवक के घर पहुंच गए जो उसी मोहल्ले में रहते हैं। युवक के परिवार ने पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं, जिनकी तलाश में वो आए हैं, वो ये शिवराज नहीं है, वो गलती से दूसरे शिवराज को पकड़ने के लिए पहुंच गए हैं। युवक की मां और बहन पुलिस के आगे खड़ी रहीं, बार बार समझाती रहीं कि जिसके खिलाफ वारंट है वो कोई और शिवराज है, लेकिन पुलिस वाले मानी नहीं। उल्टा युवक के परिवार वालों को समझाते रहे कि वो हंगामा ना करें और उनकी बात मान लें। हमारी बात मानिए, बात मानो, ठीक है। और पुलिस के डर से युवक अपनी बहन के पीछे खड़े हुए, अपनी बहन को पकड़े रहे ताकि पुलिस वाले उन्हें थाने न ले जाएं। कुछ देर तक वहां यह हंगामा होता रहा, लोगों की भीड़ जमा हो गई। मोहल्ले के लोगों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने, अड़े रहे।
उसी युवक को थाने ले गए। उनकी बहन का कहना है थाने में पुलिस वालों ने उनके भाई के साथ बुरी तरह मारपीट की, इतना मारा कि वो अधमरे हो गए। मैंने हाथ पैर जोड़े और रोई हूँ। मैंने ये भी कहा सर उसने कोई गलती नहीं की, आप पहले बात तो समझिए, किस रीजन से मार रहे हैं, पहले बात तो बताएं। लेकिन सर उन लोगों ने कुछ भी नहीं मेरे से बताया। युवक के परिवार के मुताबिक थाने में पिटाई से जब उनकी हालत बिगड़ गई तो उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज शुरू किया गया। युवक के चेहरे पर, शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोट के कई निशान दिखाई दिए। थाने के अंदर सब लोग हमें मारा। किस बात में उठा के लाए थे? फेक बताया था कि तुम्हारे नाम का कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया है, जो कि फेक था। हालांकि पुलिस ने मारपीट की बात से इनकार किया। थाने के अंदर पुलिस वालों ने यह जरूर माना कि उनसे गलती हुई है। वो शिवराज नाम के दूसरे आरोपी को पकड़ने गए थे, गलती से वो शिवराज सिंह को पकड़ लाए। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इसका पता जब युवक को चला तो वो थाने में भड़क गए थे और गुस्से में उन्होंने अपना हाथ खिड़की पर मार दिया था, उससे उन्हें चोट लग गई। तस्दीक करने के क्रम में पिता का नाम भिन्न पाए जाने पर उक्त युवक आक्रोशित हो गया एवं खिड़की में हाथ मारने लगा, जिसके कारण उसके हाथ में चोट आई है। पुलिस ने दावा किया युवक की हालत ठीक है, वो सामान्य है, लेकिन युवक के परिवार वालों ने बताया कि पिटाई होने की वजह से वो ठीक से बोल तक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इलाज के लिए उन्हें कानपुर भेजा गया। 100 बात की एक बात यह कि पुलिस कानून का पालन करने के लिए है, कानून से ऊपर तो पुलिस भी नहीं हो सकती। अब यूपी के हमीरपुर में पुलिस खुद ही मान रही है कि वारंट किसी और के नाम था, वो उठा किसी और को ले आई। जिसको पकड़ के ले आई वो अब आरोप लगा रहे हैं कि उनको बुरी तरह पीटा गया। पुलिस कह रही है कोई पीटा बेटा नहीं, लेकिन पब्लिक कैसे मान लेगी पुलिस की बात? जो पुलिस कह रही है कि नाम सेम था तो गलत आदमी को उठा लिया। वाह, आप तो पुलिस हो, नाम सेम था, गलत आदमी को उठा लिया। किसी का भी नाम सेम होगा तो आप उठा लोगे? जब कोई कह रहा है कि वो कोई और है, उसका परिवार कह रहा है कि वो कोई और है, मोहल्ले वाले कह रहे हैं कोई और है, तो चेक तो कर लेते। तो आप तो गलत निकले, तो जो गलत निकलता है वो साबित करे ना कि उसने कुछ नहीं किया है। अब पुलिस कह रही है उसने मारपीट नहीं की, लेकिन अपना रिकॉर्ड तो देख लो आप। जब किसी पर इल्जाम लगाते हो तो आपको साबित करना होता है ना कि किसी ने कोई जुर्म किया है, या उसको साबित करना होता है कि वो निर्दोष है। तो जब वहां आप ये सिद्धांत लगाते हो तो वही अब खुद पर भी लगाओ। अब वो कह रहे हैं कि आपने बुरी तरह पीटा, तो अब आप साबित करो कि आपने नहीं पीटा। मजाक समझ रखा है। सेम नाम का गलत आदमी उठा लिया, किसी को पकड़ के ले जाना मजाक समझते हो आप? क्या एक्शन लिया गया उन लोगों पर जो गलत आदमी को ले आए थे? एनकाउंटर हो जाता तो क्या करते? कहते नाम सेम था इसलिए गोली मार दी। बुलडोजर चला देते हैं आजकल, तो दूसरे के घर पर चला देते क्योंकि उसका नाम वही था। ये ऐसे कैसे जवाब दे रहे हैं कि गलती हो गई? कान पकड़कर जुलूस निकलवाते हैं ना मुजरिमों के। यहां उठक बैठक करवाना तो छोड़ो, कान पकड़ना तो छोड़ो, उनके परिवार को सॉरी बोला आपने? सॉरी बोलने गए, उल्टा कह रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं, कोई मारपीट नहीं की। तो थैंक यू बोलें, आपको थैंक यू बोलें कि आपने इतना तो माना कि गलती हो गई। 100 बात की एक बात। इधर राम मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया। राम मंदिर में दान चोरी के मुद्दे पर अयोध्या में हुई राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। उनकी सभी जिम्मेदारियां ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन को दे दी गईं। कृष्ण मोहन की शिकायत पर ही चंदा चोरी केस में एफआईआर दर्ज की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राम मंदिर में दान चोरी के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती। एनआईए की नई चार्जशीट के मुताबिक पहलगाम हमले की साजिश लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने रची थी। एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए हाफिज सईद को द रेजिस्टेंस फ्रंट का प्रमुख और पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी बताया। उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक रेलवे ओवर ब्रिज के उद्घाटन को 1 महीना भी नहीं हुआ कि उसमें दरारें पड़ गई। बारिश होते ही ओवर ब्रिज की सड़क जर्जर हो गई, लंबी लंबी दरारें आ गई। लोग खौफ से भर गए। ओवर ब्रिज का निर्माण करने वालों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उन्होंने।
ओवरब्रिज को बनाने में करीब 26 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, यह बताया था। जून में उसका उद्घाटन हुआ, 1 महीना नहीं हुआ, सड़क के बीचों बीच लंबी दरारें आ गई। 60 से 70 मीटर लंबी दरारें हो गई। 2 हिस्सों में सड़क बंट गई, 1 फीट तक खिसक गई, टूट गई। कुछ जगहों पर सड़क का हिस्सा भी धंस गया, जबकि उस ओवरब्रिज से रोज कई गाड़ियां गुजरती हैं, सैकड़ों लोग गुजरते हैं। मोटी मोटी दरारों को देखकर लोगों में डर पैदा हो गया, हादसे का डर हो गया, गाड़ियां रुक गई वहां पर। 1 माह पूर्व इसका लोकार्पण किया गया था और स्थिति देखिए कि इसमें अब इस ओवरब्रिज में दरारें आने शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी चौड़ी दरारें इसमें देखी जा सकती हैं। लोगों ने अधिकारियों और ओवरब्रिज बनाने वाले ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया, प्रशासन से अपील की कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इस बीच कुछ लोग उस सड़क की मरम्मत करते दिखे। ओवरब्रिज पर जहां जहां दरारें थीं, उन्हें भरने का काम किया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि लगता है कि बारिश से सबसे ज्यादा डर भारत के पुलों को लगता है। बादल गरजते ही नहीं कि पुल थरथराने लगते। बिहार में तो डर के मारे कई आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन पहले बूढ़े पुल गिरते थे, फिर जवान गिरने लगे। अब तो छत्तीसगढ़ में नवजात ही कराने लग गया है। 1 महीना नहीं हुआ एक रेलवे ओवरब्रिज को शुरू हुए राजनांदगांव में, पहली बारिश में दरारें पड़ गई। कौन से अधिकारी होते हैं जो इनको पास करते हैं? अब कोई इंस्पेक्शन वगैरह भी नहीं होती क्या आजकल? 26 करोड़ लगा दिए पब्लिक के पैसे के, एक बारिश में फट गया पुल। इन अधिकारियों की पोल का ढोल कब फटेगा? 1 ही महीने में, 1 ही बारिश में मरम्मत करने की नौबत आ गई पुल की। नवजात से सीधा बूढ़ा हो गया, जवानी आई ही नहीं पुल पर। कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं अधिकारियों का, मेडल दे दो इनको। जिन्होंने पास किया उनकी फोटो लगा दो वहां पुल पर, ताकि आते जाते लोग प्रणाम कर सकें। सौभाग्य की एक बात। इधर पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 24 जुलाई को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी। इन सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी। ये तीनों सीटें टीएमसी के राज्यसभा सांसदों सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चकबराय के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। पंजाब के अमृतसर के अजनाला गांव में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक उनके पास से पाकिस्तान में बनी पिस्तौल और 3 गोलियां बरामद की गईं। यूपी के बहराइच में सलार मसूद गाजी की दरगाह के चढ़ावे को लेकर शुरू हुए विवाद के मामले में सरकार से एसआईटी जांच की मांग की गई। एक पक्ष ने दरगाह प्रबंधन कमेटी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और एसआईटी जांच की मांग की, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस मामले को लेकर दरगाह प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने डीएम से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक पैराग्लाइडर अचानक बीच हाईवे पर गिर गया। उड़ान भरने के बाद अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर पाया। हादसे में पैराग्लाइडर बुरी तरह जख्मी हो गया। उधर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 12 साल की एक लड़की का शव तालाब से मिला तो वहां कोहराम मच गया। पुलिस ने लड़की की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। 2 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि पहले लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था, उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हालांकि गिरफ्तार होने की वजह से आरोपियों का पक्ष तो पता नहीं चला। दक्षिण 24 परगना जिले में बारुईपुर इलाका है, उसी इलाके में रहने वाली वो नाबालिग 2 दिन पहले लापता हो गई थी। 1 रोज पहले उसका शव पास के एक तालाब से मिला, वो भी एक बोरे के अंदर। तालाब से लड़की का शव निकला तो वहां हंगामा मच गया। आसपास रहने वाले कई लोग वहां पहुंच गए, लड़की के घर वाले भी आ गए। तालाब से लड़की के शव को बाहर लाया गया, लेकिन शव को देखकर लड़की के परिवार वाले रोने लग गए, चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। लड़की के परिवार का आरोप है 4 जुलाई को वो घर से निकली थी, उसके दोस्त का जन्मदिन था, उसी के लिए गिफ्ट लेने के लिए वो बाजार गई थी शाम के 4:30 बजे के आसपास। लेकिन उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। वो घर नहीं लौटी तो परिवार वाले परेशान हो गए, तलाश शुरू की गई, हर जगह उसे ढूंढा गया, लेकिन पता नहीं चला तो पुलिस को खबर की गई। एक सीसीटीवी वीडियो मिला, बता रहे हैं उसमें वो नाबालिग एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ जाती नजर आई। अगले दिन लड़की का शव तालाब से मिला।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के डूबने की वजह से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के शरीर पर चोट के कई निशान मिले, सिर पर किसी भारी चीज से हमले के निशान मिले। यौन उत्पीड़न की भी आशंका जताई गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। आनंद सरदार उसका नाम बताया गया। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो इंसिडेंट हुआ उसमें 0 टॉलरेंस, और गार्डियन के साथ शायद मेरा कल मुलाकात भी हो जाएगा। वो जो बोलेगा करूंगा। जो पॉलिटिकल पार्टी वहां का है उसका भी कुछ सुझाव है तो मैं सुन लूंगा। नाबालिग लड़की की मौत पर इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने हंगामा कर दिया, सड़क जाम कर दी, कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी कर दी। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। कोलकाता की सड़कों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वो चलती नजर आई। उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर चलते रहे। इधर हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होता दिखा। हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि नीरव मोदी के पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है, इसलिए जल्द ही ब्रिटेन की तरफ से उन्हें भारत के सुपुर्द किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों ने क्लब खाली करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार को इस मामले में 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करना है। उधर पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल के जवानों पर आरोप लगे कि उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग कर दी, गोलियां बरसा दी। मुजफ्फराबाद में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं, उन पर निशाना साध कर गोली मारी गई, यह आरोप लगाया गया। पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई गोलीबारी की कई तस्वीरें भी मिली। उनमें सेना और सुरक्षा बल के जवान प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखे ताकि वो तितर बितर हो जाएं, उनका प्रदर्शन बिखर जाए। पीओके के अलग अलग इलाकों में बीते करीब 1 महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं। जेएएसी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हर रोज प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है, लेकिन आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने और वहां की सेना ने प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, ताकत लगा दी अपनी कि प्रदर्शन दब जाए, खत्म हो जाए। लेकिन पीओके में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ गुस्सा हर बदलते दिन के साथ बढ़ता ही गया। मुजफ्फराबाद में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। वहां के नीलम ब्रिज के पास पाकिस्तानी सुरक्षा बल ने उन्हें घेर लिया। एक तरफ प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवान। न प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार दिखे, न सुरक्षा बल के जवानों की घेरेबंदी में ढील पड़ती दिखाई दी। और थोड़ी ही देर में सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, हवा में फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोलीबारी होते ही अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। पूरी घाटी गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गई। ओए पाकिस्तानी सेना की तरफ से वहां इस तरह गोलीबारी की जा रही थी जैसे जंग में दुश्मन की सेना पर फायरिंग होती है। काफी देर तक गोलियों के चलने की आवाज आती रही। गोलीबारी का वीडियो बना रहे लोग ये दावा करते सुनाई दिए कि पाकिस्तानी सेना ने कुछ लोगों की जान भी ले ली। फायरिंग होती रही, बवाल होता रहा। एक और तस्वीर सामने आई। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों पर हमले करते दिखे, उनकी गाड़ी को घेरते दिखे, हमला करने की कोशिश करते दिखे। सख्ती के बीच पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे लोग पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं दिए। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी हाथों में झंडे लेकर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखाई दिए। खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा, तेरे मेरे खून से इंकलाब आएगा, तेरे मेरे खून से इंकलाब आएगा।
खबरें यह हैं कि 40,000 लोग थे वहां पर। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बुलावे पर 40,000 लोग पीओके में सड़कों पर उतरे थे। मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, रावलाकोट में खूब प्रदर्शन हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है सख्ती दिखाई पाकिस्तान की सेना ने, सुरक्षा बल ने और गोलीबारी कर दी। लेकिन इसके बाद भी उन प्रदर्शनकारियों के हौसले पस्त नहीं होते दिखे। पीओके के रावलाकोट में भी हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। जेएसी के नेता सरदार अमान खान ने एक रैली की, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों से मदद की गुहार लगाई। भारत के जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों से मदद की गुहार लगाई कि जम्मू कश्मीर के राजौरी के लोग, मेढर के लोग, डोडा के लोग, पुंछ के लोग उनकी मदद करें। उन्हें जरूरी सामान पहुंचाएं, दवाएं पहुंचाएं, खाने पीने की दूसरी चीजें मुहैया कराएं। जम्मू कश्मीर के ये सारे जिले एलओसी के बिल्कुल करीब हैं भारत में। सरदार अमान खान ने पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दे दी, साफ कह दिया कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनके लिए दूसरे विकल्प भी तैयार हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पीओके के लोग सीज फायर लैंड की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, यानी भारत की तरफ, एलओसी के इस तरफ। वो मुश्किल से उबरने के लिए भारत से मदद लेंगे, भारत में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उससे मदद लेंगे। पीओके में प्रदर्शन तेज हुए तो पाकिस्तानी सेना ने पीओके जाने वाले रास्ते बंद कर दिए थे, पहरा लगा दिया था, घेरेबंदी कर दी थी, खाने पीने की चीजों को रोक दिया था। उधर के पंजाब से जो पीओके रास्ते जाते हैं उनको रोक दिया, दवाइयां रोक दी, पीओके में एक तरह से लॉकडाउन लगा दिया। तो सरदार अमान खान ने चेतावनी दी कि रास्ते नहीं खुले, मांगे नहीं मानी गई तो वो ऐसा कदम उठाएंगे जिससे पाकिस्तान की सरकार को पछताना पड़ेगा। उनसे हम कहते हैं कि कश्मीरियों की इखलाफ पर और सियासी रवैये पर अगर इसके बदले में गोली है तो फिर हमारे पास भी रास्ते हैं। कल को कोई शिकवा ना कीजिएगा, कल को कोई बात ना कीजिएगा कि आपको बुरी लग गई। हम आपके मजाक के मुताबिक लोग नहीं हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने भी सरदार अमान खान की बातों का समर्थन किया, जोर जोर से नारे लगाए। सीज फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाएं कि ना बढ़ाए जाएं? जोर से बताइए, बढ़ाए जाएं कि ना बढ़ाए जाएं? बढ़ाए जाएं, बढ़ाए जाएं। लिखने वालों लिखो, देख के जाओ और आवाम जरा जोर से बताओ, सीज फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाएं कि ना बढ़ाए जाएं? बढ़ाए जाएं, बढ़ाए। सरदार अमान खान ने जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधी अपील की कि वो लोग उनकी मदद करें, एलओसी के इस तरफ वाले लोग उनकी मदद करें, हाथ आगे बढ़ाएं और मुश्किल की घड़ी से उन्हें निकालें। उस पार मेंढर और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है। पीओके तक पहुंचने के लिए रास्ते बेहद सीमित हैं, कम हैं, जो हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तान के पंजाब से होकर जाते हैं। उन पर जगह जगह वहां की सेना और पुलिस की चेकपोस्ट बनी है, पहाड़ी इलाका है तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना की घेरेबंदी का असर वहां तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन प्रदर्शन कर रहे जेएसी के लोगों ने यह कह दिया कि एक रास्ता बंद होगा तो वो दूसरे रास्ते तलाश लेंगे। जेएसी का प्रदर्शन पीओके में एलओसी से लगे हुए इलाकों में हुआ। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और बच्चियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भी पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ आवाज उठाई। रावलाकोट के अंदर पिछले पूरे माह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो इंसानी हकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है, इंसानों पर तशद्दुद किया जा रहा है, स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है, घरों में छापे लगाए जा रहे हैं। जेएसी ने पाकिस्तान की सरकार से गिरफ्तार किए गए उनके संगठन के नेताओं को रिहा करने की मांग की। जेएसी ने दावा किया शांति से प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल ने कुछ जगहों पर जानबूझकर फायरिंग की। जेएसी ने पाकिस्तान सरकार को 8 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया। दो टूक कह दिया कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 9 जुलाई को पूरे पीओके में आंदोलन और तेज हो जाएगा। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ युद्ध में इजरायल को कई देशों का साथ मिला। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के कई देशों के समर्थन का दावा किया। इजरायल के प्रधानमंत्री के मुताबिक कई देश उनका समर्थन तो करते हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं, इसलिए वो सार्वजनिक तौर पर उनका समर्थन करने से बचते हैं। הם מעריכים מאוד את הנחישות של ישראל להילחם באסלאם הקיצוני שמאיים גם עליהם. इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों के एक अड्डे को हवाई हमले में नष्ट करने का दावा किया
और आगे भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में वैसे तो कई मुद्दों पर संबंध मजबूत किए जाएंगे, लेकिन एक ऐसी चीज भी होने जा रही है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत वहां के एक प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करने जा रहा है। जी, इंडोनेशिया में शिव मंदिर। ज्यादातर लोग तो यही जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। बाली द्वीप के बारे में लोगों को जरूर पता है कि वहां हिंदू रहते हैं, लेकिन पूरे इंडोनेशिया के इतिहास में हिंदू और बौद्ध संस्कृति रही है और इंडोनेशिया इन देशों में है जो इस्लाम आने से पहले के इतिहास को नकारता नहीं है, बल्कि बहुत उस पर गर्व करता है। लेकिन इंडोनेशिया के हिंदू इतिहास के बारे में शायद हमें भी कभी ज्यादा बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। ईरान युद्ध के बाद दुनिया में जो उथल पुथल मची है, उसमें सभी देश अपनी आपस की साझेदारी मजबूत करने में लगे हैं ताकि ना अमेरिका किसी को मजबूर कर पाए, ना चीन किसी को मजबूर कर पाए। हर तरह के हालात में जो भी एक दूसरे के साथ मिलकर रणनीति बना सकें वो बना लें। तो भारत के पूर्व के देशों के साथ भी भारत संबंध और बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री इंडोनेशिया दौरे पर हैं। भारत अपने सांस्कृतिक रिश्तों के जरिए भी संबंध बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया के साथ ये रिश्ते क्या थे, सबको जानने की जरूरत है। इंडोनेशिया में द नेदरलैंड्स का राज होता था। एशिया के अलग अलग देशों पर यूरोप के देशों ने राज किया, जैसे भारत में अंग्रेजों ने राज किया, तो इंडोनेशिया पर डच लोगों का राज हो गया था। 1733 में एक डच अधिकारी ने इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर घूमते जंगल में एक विशाल पत्थरों का ढेर देखा। डच लोग यानी नेदरलैंड्स के लोग। तो उन्होंने, एक अधिकारी ने देखा बहुत पत्थरों का बड़ा ढेर है। वहां के लोकल लोग उस पहाड़ जैसे पत्थरों के ढेर को जानते तो थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो क्या है। तो उन्होंने उस पर एक अपनी कहानी बना दी थी कि एक राजकुमारी की कहानी थी। राजकुमारी का नाम बताया रोरो जोंग्रांग। कहां से ये कहानी शुरू हुई ये तो पता नहीं, लेकिन शॉर्ट में ये कहानी ये थी कि एक राजकुमार एक राजकुमारी से शादी करना चाहता था। राजकुमारी ने शर्त रख दी कि एक रात में 1000 मंदिर बना दोगे तब तुमसे शादी करूंगी। राजकुमार ने मदद ली जिन्नों की, प्रेतों की। वो फटाफट एक के बाद एक मंदिर बनाने लग गए। रात में, एक ही रात में बनाने थे तो 999 मंदिर बन गए। तो राजकुमारी घबरा गई कि ये तो 1000 हो जाएंगे, और राजकुमारी ने एक चाल चली कि पास में एक जगह बहुत सारे मुर्गों से बांग दिलवा दी और बहुत सारी रोशनी करवा दी। प्रेतों को लगा सुबह हो गई, वो भाग गए। 999 मंदिर ही बन पाए। राजकुमार को जब पता चला कि राजकुमारी ने छल किया है, तो उसने वहीं श्राप देकर राजकुमारी को भी एक पत्थर की मूर्ति बना दिया, क्योंकि वहां पर पत्थरों के ढेर में एक मूर्ति भी थी जिसको वो लोग उस राजकुमारी की मूर्ति मानते थे। लेकिन फिर कहानी में आया ट्विस्ट। 19वीं और 20वीं शताब्दी में वहां खुदाई की गई तो उन मंदिरों की दीवारों और पत्थरों पर पुरानी संस्कृत, ये जावा द्वीप में है तो जावा द्वीप की पुरानी भाषा में लिखे हुए शिलालेख मिले। एक शिलालेख पर लिखा था शिव गृह और तारीख थी साल 856, यानी आज से 1170 साल पहले। उसको पढ़ने पर पता चला कि यह तो शिव का मंदिर है और इसे वहां के संजय वंश के हिंदू राजाओं ने बनवाया था। शुरुआत राजा राकाई पिकातन ने साल 850 के आसपास की थी। मुख्य शिव मंदिर का उद्घाटन राजा लोकपाल ने साल 856 में किया। यानी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर योग्यकर्ता के पास इन विशाल और खूबसूरत हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था। इस प्रांगण का नाम है ब्रह्मानंद मंदिर। उस समय मातरम साम्राज्य के हिंदू संजय वंश के राजा राकाई पिकातन ने इस मंदिर की शुरुआत की थी। बाद में उनके उत्तराधिकारी राजा लोकपाल ने मुख्य शिव मंदिर को पूरा करवाया। लेकिन यह सिर्फ शिव मंदिर नहीं है, यह हिंदू धर्म के तीनों मुख्य देवताओं ब्रह्म, विष्णु और शिव को समर्पित है, इसलिए इसे त्रिमूर्ति मंदिर भी कहते हैं। बीच में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर शिव मंदिर है, वो करीब 47 मीटर ऊंचा है। उसके दाएं बाएं विष्णु और ब्रह्मा के मंदिर हैं और चारों तरफ सैकड़ों छोटे छोटे मंदिर बने हैं। कुल मिलाकर इस पूरे परिसर में लगभग 250 मंदिर हैं। और सुनिए, मंदिरों की दीवारों पर रामायण की पूरी कहानी पत्थरों पर उकेरी गई है। और जिस मूर्ति को वहां के लोग तब तक कहानी की राजकुमारी की मूर्ति मान रहे थे कि वो राजकुमारी की मूर्ति, वो असल में दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। खुदाई के बाद जो रिसर्च हुई उसमें साफ हो गया कि जब यह मंदिर बना था तब यह बहुत भव्य था।
आसपास का इलाका हिंदू संस्कृति का बड़ा केंद्र था। और अब यह माना जाता है कि मंदिर बनने के करीब 100 साल बाद वहां पास में मेरापी ज्वालामुखी फट गया था और कई भूकंप भी आए थे। इंडोनेशिया में आप जानते ही हो, आज भी ज्वालामुखी फट जाता है तो कई बार उड़ानें तक रद्द करनी पड़ जाती है वहां पर। तब भी यही हुआ था, लोगों को वहां से पूर्व की तरफ पलायन करना पड़ा था। इसलिए यह माना जाता है कि हिंदू धर्म फिर बाली के टापू में ही बचा रहा। लेकिन हिंदू धर्म वहां पहुंचा कैसे था? क्या भारत के राजाओं ने वहां आक्रमण करके कब्जा किया था? नहीं। पहली सदी में, यानी लगभग 2000 साल पहले, भारत के व्यापारी पहुंचे थे समुद्री जहाजों से इंडोनेशिया। ये दक्षिण भारत के व्यापारी थे। जो आज का तमिलनाडु है, वहां से पूर्व की तरफ इंडोनेशिया है। तो वो व्यापारी मसाले, कपड़े, सोने चांदी इनका व्यापार करते थे। तो हिंदू संस्कृति उनके साथ गई। इंडोनेशिया में प्रकृति को पूजा जाता था वहां पर, तो वहां के लोगों को हिंदुओं की परंपराएं अपने जैसी ही लगी। लेकिन सबसे अहम यह था कि वहां के राजाओं को यह बात पसंद आई कि भारत में, यानी जहां से वो व्यापारी आते थे, वहां राजा को भगवान का अवतार माना जाता था। और यही विचार वो अपनी प्रजा में भी फैलाना चाहते थे ताकि उनके राज को कोई चुनौती न दे। तो जैसे भारत में राजाओं के सलाहकार ब्राह्मण होते थे, तो उन्होंने भी भारत से ब्राह्मणों को बुलवाया और ये सब लोग यहां से अपनी हिंदू संस्कृति वहां ले गए। रामायण महाभारत की कहानियां, शिव विष्णु की पूजा, संस्कृत भाषा और मंदिर बनाने की कला, ब्राह्मणों ने राजाओं को हिंदू धर्म सिखाया। प्रजा में भी वही पूजा पद्धति अपने आप फैल गई। फिर बौद्ध धर्म भी इसी तरह समुद्र के रास्ते आया। 8वीं-9वीं सदी तक जावा और सुमात्रा में बड़े बड़े हिंदू बौद्ध राज्य बन गए, जैसे मातरम साम्राज्य, जिसने ये प्राम्बानन मंदिर बनवाया। फिर बाद में मजापहित साम्राज्य बना। तो व्यापार, दोस्ती और राजाओं की इच्छा से धीरे धीरे हिंदू धर्म वहां पहुंचा और वहां का अपना रूप उसने ले लिया। आज भी बाली द्वीप पर यह हिंदू परंपरा पूरी ताकत से जीवित है। और वहां इस्लाम भी तलवार से नहीं आया। जब वहां 13वीं सदी में फारस और अरब से व्यापारी आने लगे समुद्र के रास्ते, तो उनके साथ इस्लाम भी आ गया। और फिर जावा जैसे टापुओं पर पुराने मंदिर जो थे, वो कई सदियों तक खंडहरों की हालत में वहां पड़े रहे। 20वीं सदी की शुरुआत में जब इन प्रामाणन मंदिरों की असलियत का अंदाजा हुआ, तो डच सरकार ने, नेदरलैंड्स का राज था तो डच कहा जाता है वहां के लोगों को, डच सरकार ने मंदिरों को फिर से बनाने का काम शुरू करवाया। और यह काम शुरू किया गया अनस्टाइलोसिस तकनीक से। वो क्या होती है? पुराने पत्थर जो बिखरे पड़े थे, उन्हीं को मैच कर करके कौन सा कहां फिट होता है, उन्हीं पुराने पत्थरों को ही जोड़ जोड़कर मंदिर बनाए। और फिर इंडोनेशिया आजाद हो गया। आजादी के बाद भी इंडोनेशिया की सरकार ने यह काम जारी रखा। 1953 में मुख्य शिव मंदिर पूरी तरह इस तरह से बनके तैयार हो गया। 1991 में यूनेस्को ने पूरे प्रामाणन परिसर को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। हालांकि 2006 में फिर वहां भूकंप आ गया, लेकिन उस नुकसान को ठीक किया जा चुका है, थोड़ा हुआ। अब खबर यह है कि भारत इस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा। भारत के एएसआई के विशेषज्ञ मंदिर का निरीक्षण कर चुके हैं और जो छोटे छोटे मंदिरों के पत्थर पूरे परिसर में हैं, पहले उनको जोड़ जोड़कर सेम उसी अनेस्टोलिस तरीके से फिर से बनाया जाएगा। यानी जो मूल पत्थर बिखरे पड़े हैं, उन्हें ही सावधानी से जोड़कर मंदिरों को पुरानी शक्ल दी जाएगी। नया पत्थर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले 1 या 2 छोटे मंदिरों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात हो रही है, ताकि वो तरीका सही से समझ आ जाए जिस तरीके से ये मंदिर तब बनाए गए थे। फिर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हो सकता है, ताकि जो पत्थर बिखरे पड़े हैं उनके बारे में समझा जा सके कि कौन सा पत्थर किस में फिट होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पुराने सांस्कृतिक संबंध अब इस नए दौर में दोनों देशों को एक दूसरे को मजबूत करने का मौका दे रहे हैं। तेल और व्यापार की लड़ाई में बट चुकी दुनिया यह देखेगी कि सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश दोनों मिलकर 1000 साल से पुराने ब्रह्म, विष्णु और महेश के मंदिरों का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम। 100 बात की एक बात। इधर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद ब्राजील के फुटबॉलर नेमार ने संन्यास का ऐलान कर दिया। ब्राजील के फुटबॉलर नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से ब्राजील के बाहर होने के बाद उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की।
नेमार ने ब्राजील के लिए 129 मैचों में 80 गोल किए और वो ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। मेक्सिको की फुटबॉल टीम के गोलकीपर गियर्मो ओचोआ ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेक्सिको का सफर खत्म होने के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर तेल निकालने वाले देशों के संगठन ओपेक के फैसले ने बाजार में रौनक बिखेर दी। इंट्राडे में सेंसेक्स 600 अंक से ऊपर चढ़ गया तो निफ्टी भी 24,450 के पार चला गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 521 अंकों की बढ़त के साथ 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी तेजी दिखाई और 159 अंकों की बढ़त के साथ वो 24,430 पर बंद हुआ।